नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 प्राइम टाइम शो। सीरिया में तख्ता पलट हो चुका है। अगले 1 घंटे में हम आपको बताने वाले हैं कि इस घटनाक्रम से अरब और दुनिया के शक्ति संतुलन पर क्या असर पड़ेगा। सीरिया में जो हुआ उसके पीछे वजहें क्या है। आज के इस शो में हमने सीरिया वॉर जोन लाइव सेंटर तैयार किया है, जहां मेरे सहयोगी निधि वासंदानी है। सबसे पहले जानते हैं कि सीरिया में आखिर हो क्या रहा है। चलते हैं सीरिया वॉर जोन लाइव सेंटर। शुक्रिया गौरव आपका। और ये लाइव सेंटर आप देख रहे हैं, ये वॉर जोन है। जी हां, सीरिया में जंग का नया फेज शुरू हो चुका है। इजराइल के सीरियाई सीमा में हमले तेज हो गए। गोलान हाइट्स के पास हवाई हमले हुए हैं और इस वक्त जो हमें लाइव अपडेट मिल रहा है, असद के हथियार गोदामों पर बमबारी की गई है। बचे हुए हथियार तबाह कर रहा है अब इजराइल। तो आपको बता रहे हैं हम कि किस तरह से सीरिया में लगातार ये हवाई हमले हो रहे हैं और इजराइल ये सब कुछ कर रहा है। सीरिया में जंग का एक नया फेज शुरू हो गया है। आईडीएफ के हवाई हमले की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। सीरिया से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, असद सेना के हथियार गोदामों पर हमले हुए हैं। इजराइल ने किए हैं 10 से ज्यादा हवाई हमले। और जल्दी से वॉर जोन में लेटेस्ट अपडेट जो मिल रहा है, लाइव अपडेट मिल रहा है। एक और बड़ी खबर, सीरिया पर हमले की तैयारी में तुर्की है। एसडीएफ पर हमला करने वाला है तुर्की। टर्की के ऑपरेशन में एसएनए शामिल है। जी आपको बता दें, तुर्की विरोधी संगठन है सीरिया का एसडीएफ। तो आपको बता दें कि इजराइल ने 10 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं और एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। सीरिया पर हमले की तैयारी में अब तुर्की भी है। एसडीएफ पर हमले करने वाला है तुर्की। तो सीरिया में बशर के तख्ता पलट से जंग खत्म नहीं हुई, बल्कि नया अध्याय शुरू हो गया है। इजराइल और तुर्की सीरिया में अपने अपने हित साधने में जुट गए। एसडीएफ पर तुर्की हमला कर रहा है और अपने बॉर्डर के नजदीक छोड़े गए हथियारों को इजराइल ध्वस्त करने में जुटा है, ताकि वो भविष्य में खतरा ना बन पाए। सीरिया के अस्थिर हालात से अरब में एक बड़ी जंग के समीकरण तैयार होने लगे। लेकिन सवाल यह है कि 12 वर्ष तक विद्रोहियों को दबा कर रखने वाले बशर अल असद के साथ ऐसा क्या हुआ कि 11-12 दिन में ही उनका तख्ता पलट हो गया। आखिर सीरिया की जंग में रूस ईरान की रणनीति कामयाब क्यों नहीं हुई और कैसे हालात विद्रोहियों के अनुकूल हो गए, इस रिपोर्ट में देखिए। सीरिया में 54 साल पुराने बशर वंश के शासन का अंत हो गया और इसी के साथ सीरिया के लोग उत्सव में डूब गए। सीरिया में बीते 9 दिन से विद्रोहियों की जंग जारी थी और इन 8 दिनों की जंग में बशर की सेना ने हथियार डाल अलेप्पो और होम्स एचटीएस के कब्जे में चला गया। बशर अल असद की मदद के लिए रूसी सेना ने होम्स, हमा और अलेप्पो पर बमबारी भी की, लेकिन असद को बचा नहीं सकी। इसके साथ ही भूमध्य सागर में तैनात रूसी नेवी की ताकत भी काम नहीं है। विद्रोहियों के सरप्राइज अटैक के सामने बशर की सेना टिक नहीं पाई। अब दमिश्क में बशर अल असद के घर में भी विद्रोहियों का डेरा है। सीरिया की राजधानी में अब विद्रोही नजर आ रहे हैं। अराजकता का माहौल। बशर अल असद दमिश्क से उड़ान भर चुके हैं और उनके प्रधानमंत्री ने सत्ता हस्तांतरण का ऐलान कर दिया। काजी अल जलाली ने कहा है कि वो विद्रोहियों के साथ समन्वय के लिए तैयार है। सीरिया की नई सरकार को सत्ता हस्तांतरण किया जाएगा। सीरिया के पूर्व पीएम को विद्रोहियों ने नजरबंद कर लिया है। उनके घर के बाहर से तस्वीरें भी आई। सीरिया के सभी मीडिया हाउस पर विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है।
सीरिया की जेलों में बंद असद विद्रोहियों को रिहा कर दिया गया। सवाल यह है कि रूस और ईरान के समर्थन के बाद भी सीरिया में बशर का तख्ता पलट 24 घंटे के अंदर कैसे हुआ? सीरिया के होम्स पर विद्रोहियों के कब्जे के साथ ही तख्ता पलट तय हो गया था। होम्स पर कब्जे के साथ विद्रोहियों ने लताकिया एयरबेस और तार्तुस नेवल बेस से सीरियाई सेना की सप्लाई लाइन काट दी थी। तार्तुस नेवल बेस से रूस की सेना भी हट गई थी। होम्स में रूस के 2 और बेस हैं, यहां भी सप्लाई रुक गई। यही वजह है कि असद सेना विद्रोहियों के सामने टिक नहीं पाई। दमिश्क के एयरपोर्ट और एयरबेस पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। सीरिया में 5 दिसंबर तक सबसे बड़े हिस्से पर असद सेना का नियंत्रण था, लेकिन 7 और 8 दिसंबर को स्थिति बदल गई। और 5 दिसंबर को सीरिया की जो स्थिति थी उसके मुताबिक तुर्की बॉर्डर से सटे इलाकों में तुर्की समर्थित फोर्सेस का कब्जा था। एलेप्पो, इदलिब और होम्स तक हयात तहरीर अल शाम का कब्जा था। देरा से लेकर लताकिया तक हल्के लाल रंग के इलाके में असद सेना का नियंत्रण था और असद का यहां पर शासन था। पीले रंग वाले इलाके में एसडीएफ यानी सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस का कब्जा था। काले रंग वाले इलाके आईएसआईएस के कंट्रोल में थे, जबकि जॉर्डन बॉर्डर के नजदीक रुकबान इलाके में एफएसए सहित दूसरे विद्रोही संगठनों का कब्जा था। गोलान हाइट्स पर इजराइल का नियंत्रण था। अब बताते हैं आपको 7 से 8 दिसंबर को 24 घंटे के अंदर के हालात बदले और जॉर्डन बॉर्डर के करीब देरा और अस सुवायदा इलाके में एफएसए यानी फ्री सीरियन आर्मी की फौज रवाना हुई। असद सेना होम्स में जंग लड़ रही थी और दमिश्क में बहुत भारी सुरक्षा बल नहीं थे। एफएसए ने तेजी के साथ दमिश्क पर हमला बोला और बिना ज्यादा संघर्ष किए दमिश्क पर कब्जा कर लिया। इसी के साथ बशर परिवार के शासन का अंत हो गया। बशर अल असद ने संघर्ष के विरुद्ध 12 साल तक अपनी सत्ता बचाए रखी, लेकिन 30 नवंबर से 8 दिसंबर के बीच ऐसे हालात बने कि सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। यूक्रेन और गाजा का युद्ध शुरू होने के बाद से ही असद की सत्ता पर खतरा मंडराने लगा था और तख्ता पलट के आसार बनने लगे थे। बशर की सत्ता के विरोधियों को जैसे ही अमेरिका और इजराइल का समर्थन मिला, जंग शुरू हो गई और बशर सेना विद्रोहियों के आगे टिक नहीं पाई। तो उसकी कई वजहें हैं। बशर की सत्ता के अंत के 4 बड़े चेहरे। इन 4 चेहरों में पहला है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई, असद सरकार की आर्मी एसएए और खुद बशर अल असद। एक एक करके जानते हैं कि किसकी क्या भूमिका रही। यूक्रेन जंग शुरू होते ही पुतिन पर अपनी सेना को सीरिया से हटाकर मोर्चे पर भेजने का दबाव था। मॉस्को में 5000 सैनिकों, 3 स्क्वाड्रन SU-25 और लॉन्ग रेंज S-300 डिफेंस सिस्टम सीरिया से हटाकर यूक्रेन भेजे। इससे विद्रोही मजबूत स्थिति में आ गए। लेबनान युद्ध शुरू होते ही ईरान ने लेबनान पर फोकस किया। हिजबुल्लाह को सीरिया से हटाकर लेबनान जंग में भेजा गया। बशर की बड़ी सैन्य शक्ति खत्म हो गई है। बशर अल असद की सेना को युद्ध का अनुभव नहीं था। बशर सेना रूसी नेतृत्व और फायर पावर पर निर्भर थी। बशर के कमांडर ड्रग डीलिंग में व्यस्त थे। विद्रोहियों के आगे सेना टिक नहीं पाई। गरीबी के चलते बशर अल असद से जनता नाराज थी। बशर अल असद सिंथेटिक ड्रग बेचकर सालाना 20,500 करोड़ रुपए कमा रहे थे। जनता के लिए खाद्यान्न और ईंधन पर सब्सिडी खत्म कर दी गई थी।
सीरिया की सरकार दिवालिया हो चुकी थी। ईरान से मिलने वाले फंड पर सीरिया सरकार चल रही थी और गरीबी के चलते जनता परेशान थी। 2020 में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 1500 सीरियन पाउंड थी, वो बढ़कर 17,500 हो चुकी है। गरीबी में फंसी 90% जनता बशर के खिलाफ थी। हालांकि आखिरी वक्त में बशर अल असद ने अमेरिका से भी मदद मांगी, लेकिन इजरायली हितों के चलते अमेरिका ने मदद नहीं की। बशर के साथ ना उनके अंतर्राष्ट्रीय समर्थक बचे और जनता भी खिलाफ हो गई। इसीलिए दमिश्क में जश्न हो रहे हैं और बशर अल असद कहां है ये किसी को पता नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और वॉर जोन से इस वक्त एक और लेटेस्ट अपडेट, लाइव अपडेट मिल रहा है। लेबनान सीरिया बॉर्डर पर सैन्य हलचल तेज हो गई है। जी हां, लेबनान ने सीरियाई सीमा पर सेना बढ़ा दी है, अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। विद्रोहियों के कब्जे के बाद सतर्क है अब लेबनान। तो सीरिया में असद का तख्ता पलट हो चुका है। रूस और ईरान के समर्थन वाली असद सरकार का अंत हो गया है। विद्रोही गुटों ने पूरे सीरिया से असद की सत्ता और उनकी सेना को उखाड़ फेंका है। अब सवाल यह है कि सीरिया का भविष्य क्या होगा? सीरिया में नई सरकार किसकी बनेगी? क्या विद्रोही गुट के मुखिया गुलानी की अगुवाई में सरकार बनेगी? उससे बड़ा सवाल यह है कि असद के तख्ता पलट से सबसे बड़ा नुकसान, सबसे बड़ा सेटबैक किस देश को पहुंचा है? दिसंबर, इस तारीख को हर साल सीरिया स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। 8 दिसंबर, इस तारीख को हर साल सीरिया अपने आजादी का जश्न मनाएगा। 8 दिसंबर, इस दिन हर साल सीरिया में राष्ट्रीय अवकाश रहेगा। 11 दिनों के अंदर ही विद्रोहियों ने सीरिया में असद सरकार को उखाड़ फेंका। सिर्फ 11 दिन में ही बशर अल असद का तख्ता पलट हो गया। न असद की सेना कुछ कर पाई, न रूस की सेना उन्हें बचा पाई, न ही ईरान की आर्मी उनके काम आई। विद्रोहियों ने अलेप्पो से लेकर देरा तक कब्जा कर लिया, यानी उत्तर से लेकर दक्षिण सीरिया तक असद की हुकूमत को खत्म कर दिया। अब इन इलाकों पर विद्रोहियों का कब्जा है। अब सवाल यही है कि सीरिया में नई सरकार किसकी बनेगी? इस सरकार का मुखिया कौन होगा? सरकार बनाने का सबसे बड़ा दावा विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम ठोक रहा है। हयात के चीफ अबू मोहम्मद अल गुलानी नई सरकार के मुखिया बनना चाहते हैं। गुलानी ने अपने लड़ाकों से कहा कि वो सरकारी और निजी संपत्तियों की रक्षा करें, फाइटर अवाम के सामने संगठन की सही छवि पेश करें। गुलानी ने सभी से साथ रहने और एक दूसरे की मदद की अपील की। सभी सरकारी संस्थाओं, सैन्य अड्डों, एयरबेस, एयरपोर्ट, राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करने के बाद अब हयात तहरीर अल शाम नई सरकार बनाने की कोशिशों में जुट गया है। हयात ने एक बयान जारी कर यह बताया है कि सीरिया में उसकी सरकार कैसी होगी। हयात के मुताबिक सीरिया में अब कानून का राज होगा
सीरिया की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा की जाएगी। हर नागरिक और उसके संपत्ति की सुरक्षा की जाएगी। मजबूत सरकारी संस्थाओं का निर्माण किया जाएगा। राष्ट्रीय सुलह के जरिए देश में शांति और सुरक्षा स्थापित की जाएगी। सीरिया से विस्थापित लोगों को सम्मान के साथ वापस उनके घरों में लाएंगे। सीरिया के लोगों पर जिन लोगों ने जुल्म किया है उन्हें कठोर दंड दिया जाएगा। मतलब यह कि हयात तहरीर अल शाम सीरिया की सत्ता की कमान अपने हाथ में लेने के लिए तैयार है। लेकिन सीरिया में आगे क्या होगा यह अब तक साफ नहीं हो सका है। सवाल तो यही है कि सीरिया में आगे क्या होगा। इसको लेकर एक साथ 5 थ्योरी चल रही हैं। सीरिया को लेकर 5 आशंकाएं हैं। पहली थ्योरी के मुताबिक सीरिया में हयात तहरीर अल शाम के मुखिया अबू मोहम्मद अल गोलानी की अगुवाई में नई सरकार बन सकती है। दूसरी थ्योरी के मुताबिक अलग अलग विद्रोही गुट मिलकर सरकार बना सकते हैं। तीसरी थ्योरी के मुताबिक सीरिया में चुनाव के जरिए नई सरकार का गठन हो सकता है। असद सरकार में जो प्रधानमंत्री थे वो इसी के पक्ष में हैं। चौथी थ्योरी के मुताबिक सीरिया में सत्ता को लेकर एक और गृह युद्ध छिड़ सकता है। विद्रोही गुट आपस में टकरा सकते हैं। पांचवी और अंतिम थ्योरी के मुताबिक ये भी संभव है कि सीरिया के 5 टुकड़े हो जाएं, 5 हिस्सों में अलग अलग विद्रोही संगठन अपनी सरकार बना लें। सीरिया में क्या होगा यह अभी साफ नहीं हुआ है। लेकिन विद्रोही गुट के मुखिया अबू मोहम्मद अल गोलानी ने ऐलान करना शुरू कर दिया है कि वो सीरिया में ऐसी सरकार बनाएंगे जो जनता के हित में काम करेगी। ऐसे बयानों के जरिए ही गोलानी अपना दावा मजबूत कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि सीरिया में बनने जा रही नई सरकार का साथ कौन कौन से देश देंगे। तुर्की, कतर, जॉर्डन और अफगानिस्तान नई सरकार के साथ मिलकर काम करने को तैयार है, जबकि रूस, ईरान, अमेरिका और इजराइल ने अब तक अपना रुख साफ नहीं किया है। अमेरिका ने कहा है कि सीरिया में उसकी सेना पहले की तरह ही तैनात रहेगी। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सीरिया की जंग अमेरिका की जंग नहीं। उधर सीरिया में बदले हालात के बाद ईरान सीरिया के लिए अपनी नई रणनीति तैयार करने में जुट गया है। सीरिया में तख्तापलट की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान ईरान को पहुंचा है। सीरिया में ईरान का प्रॉक्सी नेटवर्क खत्म हो गया है। सीरिया में IRGC की सैन्य गतिविधि खत्म। सीरिया में अमेरिका विरोधी मिशन बंद। हथियार सप्लाई रूट बनाने का प्लान ध्वस्त। सीरिया में शिया मूवमेंट खत्म हो गया। क्षेत्रीय प्रभाव जमाने का उसका सपना तबाह हो चुका है। ईरान के बाद सबसे ज्यादा जिसको नुकसान हुआ है वो है रूस। रूस को सीरिया में मौजूद अपने 4 बेस को खाली करना पड़ेगा। सीरिया से अपने सैनिकों को वापस बुलाना पड़ेगा। सीरिया अरब में रूस का सबसे बड़ा गढ़ था, वो ढह गया है। रूस की ग्लोबल लीडर की छवि ध्वस्त हो गई है। तख्तापलट से यह संदेश गया है कि रूस किसी देश की सुरक्षा करने में सक्षम नहीं है। इजराइल के लिए भी खतरा बढ़ गया है। अब उसके बॉर्डर तक सुन्नी संगठन पहुंच चुके हैं। ऐसे में इजराइल को डर है कि यह संगठन इजराइल में घुसकर हमला कर सकते हैं। यही वजह है कि इजराइल सीरिया से लगती अपनी सीमा पर बफर जोन बनाने में जुट गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और वॉर जोन से इस वक्त लेटेस्ट अपडेट एक और मिल रहा है। सीरिया में अराजकता का माहौल बन गया है। विद्रोह के बीच बैंकों में लूटपाट हो रही है। यह सीरिया सेंट्रल बैंक में लोग घुस आए हैं। नोटों के बोरे लेकर लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। और सीरिया के सेंट्रल बैंक में लूट की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। नोटों को के बोरे लेकर निकल रहे हैं लोग। लोगों ने बैंक से गोल्ड रिजर्व भी लूटा। ये देखिए क्या है इस वक्त सीरिया में
हालात, सीरिया में कैसे इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ध्वस्त है, सीरिया में बिल्कुल कानून इस वक्त सड़क पर आपको दिख रहा है, वो आप देख सकते हैं। कैसे लोग रिजर्व बैंक जैसा एक सेंट्रल बैंक है जो सीरिया का, वहां पहुंचकर सोना, कैश, जो जिसको मिल रहा है वो लूट के भाग रहा है। तो बरसों पुरानी शानो शौकत, सत्ता का सुख जाने के साथ ही क्या बशर इस दुनिया को भी छोड़कर चले गए? ये सवाल बहुत गंभीर है, क्योंकि जिस विमान से बशर के सीरिया छोड़ने के दावे किए गए वो क्रैश हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक दमिश्क से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद विमान तेजी से नीचे आया और फिर रडार से गायब हो गया। विमान के आखिरी क्षणों के डेटा के आधार पर दावा किया जा रहा है कि विमान क्रैश हुआ है। अब इसकी वजह हादसा है या फिर कोई हमला, यह साफ नहीं है। पुष्टि इस बात की भी नहीं है कि उसी विमान में बशर सवार थे। दमिश्क की दहलीज तक लड़ाकों के पहुंचते ही यहां के इंटरनेशनल हवाई अड्डे से एक विमान ने उड़ान। विमान के डेटा में अगर किसी बात की कमी थी तो वो ये कि इस विमान में कौन कौन है और विमान की मंजिल क्या है। हालांकि दुनिया ने आसानी से अंदाजा लगा लिया कि विमान राष्ट्रपति बशर को किसी सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचाने निकला है। दुनिया की नजर दमिश्क में हो रही घटनाओं पर थी कि अचानक कुछ ही देर बाद दमिश्क से उड़ा विमान रडार से गायब हो गया। रडार के मुताबिक विमान अपनी औसत रफ्तार से उड़ रहा था। विमान की ऊंचाई भी सही तरीके से बढ़ रही थी। अचानक विमान बहुत तेजी से नीचे आने लगा और फिर विमान होम्स के करीब अचानक गायब हो गया। विमान जिस तरह से अचानक नीचे आया और फिर रडार से गायब हुआ, उससे अंदाजा तो यही लगाया जा रहा है कि विमान क्रैश हो गया। लेकिन कैसे, क्यों, इसका कोई जवाब नहीं मिल सका। विद्रोहियों ने विमान को गिराने का दावा किया है। विद्रोहियों की तरफ से कोई सबूत नहीं दिखाया गया। राम अल अंस से लापता विमान का कोई सुराग नहीं मिला है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा है कि बशर प्लेन क्रैश में मारे जा चुके हैं, लेकिन इस बात की कोई पुष्टि नहीं है कि लापता विमान में बशर सवार थे। दावा यह भी किया जा रहा है कि बशर चकमा देकर दूसरे देश जा सकते हैं। विमान पर हमले का अंदेशा इसलिए है क्योंकि सीरिया का मौसम बिल्कुल साफ था। बशर रूस के ताकतवर विमान में थे। विमान तकनीकी खराबी भी झेल सकता है। खास बात यह भी है कि विमान जिस इलाके में गायब हुआ वो पूरा इलाका विद्रोहियों के कब्जे में है। इस इलाके में 2 एयरबेस भी हैं, जहां हमेशा एंटी एयरक्राफ्ट गन की तैनाती रहती है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों एयरबेस पर विद्रोहियों के लड़ाके मौजूद हैं। सीरिया का कुसीर एयरबेस उस इलाके से सिर्फ 21 किलोमीटर दूर है। शायरत एयरबेस सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है। होम्स के चप्पे चप्पे पर विद्रोही मौजूद है। फ्लाइट रडार के डेटा से जाहिर हो रहा है कि विमान अचानक बहुत तेजी से नीचे की तरफ आया और फिर गायब हो गया। ऐसा तभी होता है जब विमान पर किसी मिसाइल से हमला किया गया हो या फिर विमान के 80% उपकरण काम करना बंद कर दें। डेटा के मुताबिक विमान ने अचानक आसमान में यू टर्न लिया था। विमान तटीय इलाके की तरफ जा रहा था, लेकिन अचानक विमान वापस घूम गया। विमान का अचानक वापस घूमने के कई मायने लगाए जा रहे हैं।
विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसा तब होता है जब विमान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है। आपको विमान का पूरा रूट दिखाते हैं। और विमान ने दमिश्क के हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी। ये विमान शुरुआत में पूर्व दिशा की ओर उड़ता रहा। लगा जैसे विमान सीरिया इराक बॉर्डर की तरफ जाएगा, लेकिन कुछ देर बाद ही विमान ने अपना पहला टर्न ले लिया और ये उत्तर पूर्व दिशा की ओर जाने लग गया। इधर भूमध्य सागर का तटीय इलाका है। सीरियाई शहर होम्स के ऊपर जाने के बाद ये विमान अचानक मुड़ा और तटीय पहाड़ी इलाकों की तरफ चला गया। इसके बाद विमान अचानक बहुत तेजी से नीचे आने लगा। विमान पहले 23,650 फीट की ऊंचाई पर 819 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहा था, लेकिन अचानक ये विमान 8,725 फीट तक नीचे आ गया और इसकी रफ्तार सिर्फ 64 किलोमीटर प्रति घंटे की रह गई। इसके बाद नीचे आते हुए प्लेन का रडार से संपर्क टूट गया। ये रूस का IL-76 विमान है। 4 इंजन वाला ये विमान दुनिया भर में अपनी ताकत के लिए मशहूर है। एक IL-76 विमान की कीमत 4,200 करोड़ है। IL-76 4 इंजन वाला स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट है। 42 से 60,000 किलोग्राम वजन ले जाने में सक्षम है। IL-76 विमान 49,000 लीटर पानी ले जा सकता है। रूस के IL-76 को सीनियर पायलट्स उड़ाते हैं। हर टेक ऑफ से पहले गहन जांच होती है। इंजीनियर्स की एक टीम विमान के हर हिस्से की जांच करती है। एक सैन्य मालवाहक विमानों पर छोटी चिड़िया के टकराने का भी कुछ असर नहीं होता है। 4 इंजन होने की वजह से किसी एक इंजन के फेल होने के बावजूद यह विमान अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। इसलिए विशेषज्ञ नहीं मानते कि विमान हादसे का शिकार हुआ। अब सवाल है कि क्या अमेरिका ने विमान को गिराया या फिर इजराइल ने विमान को गिराया। विद्रोही पहले ही हमले की तैयारी कर चुके थे। सीरिया में सरकार का नियंत्रण खत्म हो चुका है, इसलिए हमले के बारे में किसी तरह की जानकारी सामने नहीं आ रही है। फ्लाइट डेटा से आसपास किसी फाइटर जेट के होने की जानकारी नहीं मिली है, लेकिन विद्रोहियों को यह जानकारी जरूर थी कि बशर ने अभी दमिश्क को नहीं छोड़ा है। दमिश्क के हवाई अड्डे से निकलने के बाद विमान तेजी से सीरिया के तट की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उससे पहले ही होम्स के पास से विमान अपने रास्ते से भटकने लगा। विद्रोही संगठन ने असद के बारे में जानकारी देने वाले को $10 मिलियन इनाम देने का ऐलान किया। दमिश्क में कब्जे के बाद और बशर की मौत की आशंकाओं के बीच किसी भी देश से उनके सही सलामत होने का दावा नहीं आया है। पिछले दिनों बशर की तरह ही बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 5 अगस्त को देश छोड़कर भागी थी। इसी तरह जुलाई 2022 में गोताबाया राजपक्षे ने देश छोड़ा था। अगस्त 2021 में तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी को अफगानिस्तान से भागना पड़ा था। ये सभी लोग सुरक्षित अपनी मंजिल तक पहुंचे थे, लेकिन बशर शायद कामयाब नहीं हो सका। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और वॉर जोन से एक और लाइव अपडेट इस वक्त मिल रहा है। विद्रोहियों ने दमिश्क में लगाया कर्फ्यू। जी हां, सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। लूटपाट के कारण इस वजह से कर्फ्यू लगाया गया है। तो दमिश्क पर विद्रोहियों के कब्जे के साथ ही सीरिया के हालात पूरी तरह से बदल गए। असद सल्तनत के अंत की खबर सुनते ही दमिश्क में लोग सड़कों पर उतर आए, जश्न मनाने लगे हैं। 1 दशक से सुलग रहे हैं सीरिया में मौजूद हालात को शांति स्थापना की दिशा में बढ़ते कदम के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन क्या सीरिया में वाकई शांति स्थापित होगी या फिर सीरिया एक ऐसी जंग का केंद्र बनने जा रहा है जिसका कोई अंत नहीं है? इन प्रश्नों का उत्तर हमारी स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। सीरिया की राजधानी दमिश्क की इन तस्वीरों में खामोशी है, जश्न का माहौल है और जीत का एहसास है। असद सल्तनत के अंत का ऐलान करने वाली हर तस्वीर
एक दशक से भी ज्यादा समय से सुलग रहे सीरियाई मूल के लोगों में एक उम्मीद जगा रही। ये उम्मीद है शांति स्थापना की। गोलियों की आवाज और बारूद से दहलने वाले मुल्क सीरिया के लिए उम्मीद पूरी होने का पैमाना इन तस्वीरों के सिवाय कोई दूसरा नहीं हो सकता। लेकिन क्या सीरिया में आने वाली शांति स्थायी है? क्या 13 साल बाद सीरिया का संघर्ष थम गया है? और क्या यह संघर्ष सिर्फ असद के ही खिलाफ था? ये सीरिया के ताजा हालात पर बुनियादी सवाल है। और ये सवाल सिर्फ इसलिए नहीं उठ रहे हैं क्योंकि दमिश्क पर फ्री सीरियन आर्मी का झंडा फहर रहा है या बशर अल असद लापता है, बल्कि इन सवालों के उठने की वजह है मौजूदा समय से लेकर भविष्य के हालात, जिसमें सिर्फ संघर्ष है। और ऐसा इसलिए नहीं कहा जा रहा है कि अब भी दमिश्क के कई हिस्सों में असद सेना के जवान छुपकर विद्रोहियों पर हमले कर रहे हैं, बल्कि इसके पीछे वजह है इराक और ईरान की निकट भविष्य में संघर्ष में एंट्री। यानी असद सल्तनत के पतन और विद्रोहियों के दमिश्क पर कब्जे से पहले जिस ईरान ने सीरिया का साथ छोड़ दिया, जिस इराक के एक गुट ने इस संघर्ष में अपनी जमीन की तरह जंग लड़ी, वो फिर लौट कर आने वाले हैं। और मुमकिन है कि ईरान और इराक के लड़ाकों को रूस की तरफ से बैकअप मिले। यानी सीरिया में संघर्ष बाकी है, एफएसए की जीत आधी है। दमिश्क के हालात विद्रोही बल और उनके समर्थकों के लिए जश्न बनाने का सबब हो, लेकिन इस जश्न में खलल डालने की तैयारी भी हो चुकी है। इसमें रूस की भूमिका फिर भी पर्दे के पीछे है, लेकिन ईरान और इराक की भूमिका सक्रिय होने वाली है, जिसका प्रमाण है दमिश्क में मौजूद शिया लड़ाकों का विद्रोहियों के खिलाफ ऐलान जंग। यानी सीरिया अब शिया बनाम सुन्नी की जंग में जलेगा। ईरान और इराक शिया पक्ष की जंग में शामिल होंगे और रूस मजहबी बंटवारे में ईरान को मदद पहुंचाएगा। लेकिन ऐसा क्यों? क्या सीरिया की किस्मत में ही जंग लिखी, या फिर यह जंग असद से अलग अपनी मजहबी मान्यताओं की होने जा रही है? इन सवालों का जवाब जानकर आप हैरान रह जाएंगे। और यह जवाब ऐसा है जो सीरिया को स्थायी शांति वाला राज्य कभी घोषित नहीं होने देगा। और जवाब यह है कि दमिश्क ही वो केंद्र है जो शिया समुदाय के लिए अहम है। ये शहर दुनिया भर के शिया मुसलमानों का एक तीर्थ है। यहाँ पैगंबर मोहम्मद साहब की बेटी फातिमा की कब्र है। हजरत अली की बेटी यानी पैगंबर मोहम्मद साहब की नवासी सैयदा जैनब की भी कब्र है। और इन मकबरों को बचाने के लिए अब भी सशस्त्र सुरक्षा बल तैनात है। यही वजह है कि दुनिया के शिया मुसलमान दमिश्क की सैयद जैनब मस्जिद पहुंचते हैं और असद सेना इन मकबरों समेत शिया मुसलमानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालती है। लेकिन सीरियाई विद्रोही अब दमिश्क पर हावी है। वो कट्टरपंथी सुन्नी है जो सलाफी विचारधारा में यकीन रखते हैं और इस विचारधारा में मजार मकबरों की कोई जगह नहीं। इसलिए मकबरों पर संकट बढ़ गया। हालांकि इस समय भी जब सीरिया के विद्रोही सत्ता में आने की तैयारी कर रहे हैं, तब भी दमिश्क की सैयद जैनब मस्जिद क्षेत्र में संघर्ष जारी। सुरक्षा में लगे शिया लड़ाके सब कुछ हारकर भी पीछे हटने को तैयार नहीं। उन्होंने आखिरी सांस तक लड़ने का फैसला कर लिया है और दुनिया के शियाओं से मकबरों की सुरक्षा करने की अपील की। यानी सुलगते सीरिया में शांति स्थापना सिर्फ एक कल्पना है। अब संघर्ष शिया बनाम सुन्नी का शुरू हो चुका है। मुमकिन है कि जल्द सीरिया में कुछ ऐसे देशों के लड़ाकों की भी एंट्री जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं। इनमें ईरान, इराक की भूमिका देश के रूप में होगी, लेकिन तुर्की, बहरीन, अजरबैजान, अफगानिस्तान, कुवैत, लेबनान, पाकिस्तान और कतर के कुछ हथियारबंद संगठन सीरिया में नई जंग का ऐलान कर सकते हैं।
जिन्हें अमेरिका के बढ़ते दबदबे को देखते हुए रूस से मदद मिल सकती। और यह इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि ईरान और इराक मजहबी काट के साथ यहाँ सक्रिय भूमिका निभाएंगे, जिन्हें रूस भड़काएगा भी और जंग लड़ने के लिए प्रेरित भी करेगा, जो सीरिया में पहले भी हुआ। दरअसल सीरिया की जंग में ईरान की भूमिका असद की सुरक्षा के लिए नहीं थी, न ही इराक के लड़ाके असद के लिए जंग लड़ रहे थे, बल्कि दोनों देशों के लड़ाकों का मकसद सैयदा जैनब के रोजे की हिफाजत करना था। और दुनिया भर से शिया मुसलमानों के लिए सैयद जैनब के रोजे की हिफाजत करना फर्ज है। इसलिए सीरिया में भले ही असद शासन का अंत हो जाए, लेकिन ये जंग का अंत नहीं है। यह संघर्ष का मकसद कुछ और है, जिसके पूरे होने तक ना तो सुन्नी पक्ष रुकेगा, न ही शिया समुदाय, जिसका मतलब है जंग की आग फिर से भड़कने में ज्यादा समय बाकी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और एक और लाइव अपडेट मिल रहा है। सीरिया में विद्रोहियों के बीच टकराव हो रहा है। SNA ने मनबिज शहर पर कब्जा किया है। SDF के कब्जे में मनबिज शहर था और मनबिज से पीछे हटे हैं SDF के लड़ाके, जो इस वक्त जानकारी मिल रही है। तो सीरिया में 27 नवंबर को विद्रोह शुरू हुआ और विद्रोहियों को पहली जीत 30 नवंबर को अलेप्पो में मिली। इसके बाद 8 ही दिन में सीरिया की सरकार का तख्ता पलट कर दिया गया। होम्स, हमा और दमिश्क में असद परिवार को पुतले गिराकर तानाशाही की निशानियां मिटा दी गईं। इस विद्रोह में सीरिया में सक्रिय कई संगठन शामिल हैं। इन संगठनों ने कैसे इस विद्रोह की तैयारी की और कैसे रोजाना सैकड़ों किलोमीटर जमीन पर कब्जा करके असद की विदाई की पटकथा लिख दी, इस रिपोर्ट में देखिए। दो 2016 में जब रूस की मदद से अलेप्पो शहर पर बशर सेना का नियंत्रण हुआ, तब से अब तक अलेप्पो के दुर्ग को विद्रोही गिरा नहीं पाए थे। दो 2019 में तुर्की की मध्यस्थता के चलते विद्रोहियों और बशर सरकार के बीच सीज फायर का समझौता हुआ और इसके बाद अलेप्पो में करीब करीब शांति स्थापित हो गई। लेकिन 2019 के सीज फायर के बाद से ही विद्रोही संगठन बशर के तख्ता पलट की तैयारी कर रहे थे और ये मौका उन्हें इजराइल, हिजबुल्लाह और ईरान की जंग ने दिया। आठ साल से शांत अलेप्पो से 27 नवंबर 2024 को विद्रोह की चिंगारी फूटी और 30 नवंबर की शाम को विद्रोहियों ने अलेप्पो पर कब्जा कर लिया। इसके बाद विद्रोहियों की गति बढ़ती गई और बशर सरकार की दुर्गति तय हो गई। 30 नवंबर की शाम को HTS लड़ाके अलेप्पो में दाखिल हुए और सिटी सेंटर पर कब्जा कर लिया। 1 दिसंबर की सुबह तक अलेप्पो में सीरियाई एयरबेस और पुलिस हेडक्वार्टर पर भी विद्रोहियों का नियंत्रण हो गया। अलेप्पो में विद्रोहियों ने असद परिवार की निशानियों वाले पुतले गिराने शुरू कर दिए। असद के पिता और उनके भाई के पुतलों को गिराकर विद्रोहियों ने उनके सिर से फुटबॉल खेली। असद सरकार के पोस्टर और सीरिया के झंडे फाड़ दिए गए और अलेप्पो के बाद विद्रोहियों की निगाह हमा पर टिक गई। एक दिसंबर को हमा की जंग शुरू हुई और इसी दिन HTS लड़ाकों ने हमा शहर के कई बाहरी इलाकों पर कब्जा कर लिया। हल्फाया, तैबत अल इमाम, मार्दे, सौरान पर विद्रोहियों ने 1 दिसंबर को कब्जा कर लिया
और 5 दिसंबर को हमा पर अपना झंडा फहरा दिया। 7 दिसंबर की शाम को एक दूसरे विद्रोही संगठन ने 13 शहर पर कब्जा कर लिया। जॉर्डन की सीमा से ये दमिश्क की ओर बढ़े और 8 दिसंबर की सुबह दमिश्क में बशर का तख्ता पलट कर दिया। दमिश्क में विद्रोहियों ने बशर अल असद और उनके परिवार की निशानियों वाले पुतले गिरा दिए। सीरिया के इस विद्रोह में कई गुट शामिल रहे हैं और उनकी ताकत से बशर अल असद का तख्ता पलट हो पाया है। विद्रोही संगठनों ने मिलकर फतह अल मुबीन नाम का एक कंट्रोल रूम बनाया। सभी विद्रोही लड़ाकों को उत्तर पश्चिमी सीरिया के फतह अल मुबीन से निर्देश मिल रहे थे। विद्रोह की कमान HTS यानी हयात तहरीर अल शाम के पास थी। इसका पुराना नाम जबाहत अल नुसरा था। HTS के साथ 30,000 लड़ाके थे। इस संगठन में अल कायदा सहित कई संगठनों के लड़ाके शामिल हुए। इसने अलेप्पो से विद्रोह की शुरुआत की। तीसरा संगठन है एहरार अल शाम मूवमेंट। 2011 में इस संगठन की नींव रखी गई। यह इदलिब में सक्रिय था और इसके पास 15,000 लड़ाके थे। अगला संगठन है NFL यानी नेशनल फ्रंट फॉर लिबरेशन। 2018 में बनाए गए इस संगठन में उत्तरी सीरिया के कई विद्रोही गुट शामिल थे। इनमें जैश अल नस्र, शाम खोर और फ्री इदलिब आर्मी के लड़ाके शामिल हुए। अगला संगठन था जैश अल इज्जा। 2019 में यह फ्री सीरियन आर्मी से अलग हुआ। यह हमा और लातकिया में सक्रिय था। इस संगठन के पास 2000 से 5000 लड़ाके थे। अगला संगठन है नूर अल दीन अल जंकी मूवमेंट। 2014 में इसकी नींव अलेप्पो में रखी गई। 2018 में इसकी जंग HTS के साथ हुई। 2019 में HTS से समझौता हुआ और विद्रोह में शामिल हो गया। अगला संगठन है FSA यानी फ्री सीरियन आर्मी। इसी संगठन ने देरा से दमिश्क पर हमला करके तख्ता पलट किया है। बशर को हटाने के लिए ये संगठन एक मंच पर आए, लेकिन विद्रोह में शामिल इन संगठनों के बीच भी मतभेद है। आने वाले दिनों में इनके बीच जंग हो सकती है। इसीलिए सीरिया में विद्रोह को जंग की नई शुरुआत माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। और विद्रोह के दौरान बशर सरकार अपनी सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकी। उस ताकत का नाम है केमिकल बॉम्ब। सीरिया में सेना के पास बरसों से केमिकल हथियारों का बड़ा भंडार है, लेकिन इस बार यह हथियार काम नहीं आया, क्योंकि पहले बशर सरकार पर ब्रिटेन से प्रेशर बनाया गया और फिर केमिकल हथियार जिन इलाकों में रखे गए थे वहां विद्रोहियों का कब्जा हो गया। केमिकल बशर सरकार की सबसे बड़ी ताकत। सीरियाई सेना की सबसे बड़ी ताकत। सीरिया में हथियारों का ऐसा जखीरा भी मौजूद था जो विद्रोहियों का संहार कर सकता था। लेकिन बशर सरकार चाहकर भी अपने केमिकल हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर सकी। बशर सरकार इतने बड़े विद्रोह से बिल्कुल बेखबर थी और जब उसे हालात गंभीर होने का अंदाजा मिला, तब तक केमिकल हथियारों का जखीरा विद्रोहियों के पास पहुंच चुका है। बशर की मजबूरी ये रही कि केमिकल हथियार गोदाम वाले इलाकों में विद्रोहियों का कब्जा हो गया। गोलन इलाके में इजराइल की बमबारी शुरू हो गई। गोलन में भी केमिकल हथियार के कारखाने हैं।
सीरियाई सेना अब अपने पीछे केमिकल हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा छोड़ गई है। विद्रोहियों ने उन हथियारों को नष्ट करने के लिए दूसरे देशों से मदद मांगी है। केमिकल हथियारों पर रोक लगाने वाली संस्था को जानकारी मिली है कि सीरिया में केमिकल हथियारों का बहुत बड़ा भंडार मौजूद है। सीरिया में आम लोगों पर भी केमिकल वेपन का इस्तेमाल होता था। सीरिया के कई लोग गंभीर जख्मों से पीड़ित हैं। विद्रोही अब सीरिया को केमिकल हथियार से मुक्त करेंगे। अब दूसरे देशों की मदद जल्द सीरिया को मिलने वाली है। विद्रोहियों को उम्मीद है कि दमिश्क और दूसरे शहरों में भी केमिकल हथियारों का भारी जखीरा मौजूद हो सकता है। सीरिया में विद्रोह शुरू होने के बाद ब्रिटेन से बशर सरकार को चेतावनी मिली थी। ब्रिटेन ने चेतावनी दी थी सरकार केमिकल हथियारों से एक भी हमले ना करे। ब्रिटेन ने ऐसा करने पर बशर सरकार को गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। यही वजह है कि सीरियाई सेना शुरुआत में केमिकल हथियारों के इस्तेमाल से बचती रही और बाद में हथियार रखने वाले इलाकों पर विद्रोहियों का कब्जा हो। सीरिया में ताकत दिखाने के लिए बशर सरकार ने कई बार केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया था। यही वजह है कि 2018 में ट्रंप ने असद की तुलना खूंखार जानवर से कर दी थी। अब तख्ता पलट के बाद ऐसे तमाम हथियार को अंतर्राष्ट्रीय समूहों को सौंपा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और सीरिया में असद शासन के पतन के साथ ही इजरायल ने भी अपने विशेष अभियान की शुरुआत कर दी है। यह अभियान है ग्रेटर इजरायल और इस अभियान के तहत आईडीएफ ने गोलन हाइट से आगे की तरफ कूच कर दिया है। इस अभियान में इजरायल ने टैंक और आर्टिलरी को भी उतारा है और ये इसलिए किया गया है क्योंकि सीरिया के क्षेत्र को बफर जोन के रूप में स्थापित करने का प्लान एग्जीक्यूट हो चुका है। और कौन सा है वो क्षेत्र और क्या है मिशन ग्रेटर इजरायल, देखिए एक रिपोर्ट। शुरू आईडीएफ का एक्शन, नया मोर्चा, नया मिशन। सीरिया के हालात बदलने लगे हैं। एक तरफ विद्रोही फ्री सीरियन आर्मी ने दमिश्क पर कब्जा कर लिया है, तो दूसरी तरफ असद लापता है। एक तरफ दमिश्क समेत सीरिया के प्रमुख शहरों में विद्रोही और उनके समर्थक जश्न मना रहे हैं, तो दूसरी तरफ बारूदी संघर्ष की नई तस्वीर गढ़ी जा रही है। एक तरफ सीरिया में अंदरूनी संघर्ष की चिंगारी सुलग रही है, तो दूसरी तरफ सीमावर्ती क्षेत्रों पर कब्जे का नया संकट मंडराने लगा है और यह संकट बहुत बड़ा है, जिसमें अहम किरदार है इजराइल। अहम जानकारी यह है कि सीरिया की जमीन पर इजराइल का ऑपरेशन शुरू हो चुका है। इस ऑपरेशन के तहत इजरायली टैंक और ट्रूप्स बफर जोन में उतर गए हैं। शुरुआती जानकारी ये मिल रही है कि आईडीएफ के ऑपरेशन में अल-कायदा भी साथ है, जो इस समय कुनैत्रा क्षेत्र में बफर जोन में मौजूद है, जिसने इस क्षेत्र में आईडीएफ की आर्टिलरी से बमबारी शुरू कर दी है, जिसका मकसद है मिशन ग्रेटर इजराइल। आपने बिल्कुल सही सुना है, आईडीएफ ने मिशन ग्रेटर इजराइल के तहत सीरिया पर कब्जे का प्लान एग्जीक्यूट कर दिया है और इस प्लान के तहत इस समय गोलन हाइट्स क्षेत्र को इजरायली फोर्स पार कर चुकी है। अपने मिशन के तहत इजराइल ने शुरुआती अभियान में सीरिया के कुनैत्रा को टारगेट किया है। सोर्स बता रहे हैं कि कुनैत्रा में इजराइल के टैंक दाखिल हो चुके हैं। इसके अलावा भारी संख्या में सैन्य ट्रूप्स भी बारूद बरसा रहे हैं और अपने अभियान के तहत धीरे धीरे आईडीएफ आगे बढ़ जाएगी।
यानी असद सल्तनत का अंत ग्रेटर इजराइल के लिए मुफीद था। इसलिए एक पल की भी देरी किए बिना इजराइल ने अपना ऑपरेशन लॉन्च कर दिया, जिसमें इजरायली फोर्स को अलकायदा का साथ मिल रहा है। दावा है कि इजरायली सरकार ने शुरुआती दौर में पूरे गोलन हाइट्स और दक्षिण पश्चिम सीरिया पर कब्जे के आदेश सेना के लिए जारी किए हैं, जिसके बाद ही ये कार्रवाई हुई। हालांकि इस संबंध में आईडीएफ की तरफ से अभी तक कोई बयान जारी नहीं हुआ है, लेकिन गोलन हाइट्स और उसके आगे के क्षेत्र में धमाके सुने जा रहे हैं। अब प्रश्न है कि आखिर ग्रेटर इजराइल मिशन है क्या, और इजराइल के बारूदी एक्शन के बाद इस पर चर्चा क्यों हो रही है? इन दोनों प्रश्नों का उत्तर क्रमवार देखिए। दरअसल हर्जल का ग्रेटर इजराइल मिस्र से लेकर फरात नदी तक फैला है, और ये मिडिल ईस्ट में सिर्फ यहूदी प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि अमेरिका की विदेश नीति का भी अभिन्न हिस्सा है, जिसका मुख्य उद्देश्य मिडिल ईस्ट में रणनीतिक तौर पर अमेरिका के वर्चस्व को बढ़ाना है।